Pranam Bachcho. Today we are going to study about our geography section, chapter number 13, India's location, geological structure and physiography 1. Okay, this chapter is divided into two parts, beta, part 1 and part 2. And today we are going to learn about part 1. ओके बेटा, टाइटल के अंदर दो पर्टिकुलर फॉर्म्स है बेटा, जियोलॉजिकल और फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी तो नॉर्मली आप समझ गए कि यानी कि एक तरीके का जो फिजिक है उसको हमको स्टडी करना है। लेकिन यहाँ पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात की गई है बेटा। तो जियोलॉजिकल का एक्चुअली ये जियोलॉजिकल जो वर्ड है, ये वर्ड बेटा ग्रीक वर्ड से आया है। पर्टिकुलर कई बार हम बहुत सारे हम जो इंग्लिश वर्ड्स है बेटा उनको देखते हैं, या तो वो लैटिन लैंग्वेज या ग्रीक फॉर्मेशन से आए हुए हैं। वैसे ही जियोलॉजिकल में भी जो ये जी है फर्स्ट, बराबर। जी का मीन्स होता है बेटा अर्थ, ओके। और लॉजिया, लॉजिकल जो लिया है बेटा वो लॉजिया वर्ड से लिया है। लॉजिया का मतलब होता है डिस्कर्स, ओके। डिस्कर्स मीन्स बेटा वन काइंड ऑफ स्टडी ऑफ अर्थ साइंस। एक तरीके से जाए देखा जाए तो डिस्कर्स का मीनिंग निकलता है बेटा कि स्टडी ऑफ अर्थ साइंस, अर्थ का जो पूरा ये साइंटिफिक वे है, बराबर। ये ऐसी क्यों है, क्या रीजंस है, बराबर। वो कॉजेज क्या हैं जिस वजह से लैंडमास जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो हमारा हाइड्रोस्फीयरिक हो कि लिथोस्फीयरिक हो, तो हमारी अर्थ की ये जो फिजिक है उसका जो जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो क्यों इस तरीके का है, क्यों इतना वराइड है, अलग अलग जोन्स में, अलग अलग लैंड मासेस में, अलग अलग फॉर्म्स में क्यों इस तरीके का वेरिएशन है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी पार्ट 1 में पढ़ेंगे, ओके। फर्स्ट हम थोड़ा सा एक पैराग्राफ है हिस्टोरिकल फॉर्म में चला जाता है बेटा, क्योंकि किसी भी कंट्री की जो इतिहास है वो ऐसे देखा जाए तो उसका बनना, उस संस्कृति की संरचना होना, उस सिविलाइजेशन का डेवलप्ड या डेवलप्ड नहीं होना, वो उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी पे डिपेंड करता है, ओके। यहाँ देखो, India holds a unique position among the countries of the world. India is a country having the largest democracy and its culture is one of the oldest. It has the largest democracy in the world. The coordinating attitude of our culture has not discarded any religion, race or people, or but has accepted them wholeheartedly. Okay, India holds a unique position among the countries of the world. दुनिया के बेटा सभी देशों में हमारे इंडिया की एक अपनी इमेज है, उसकी एक अपनी पोजीशन है। क्यों? इंडिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, क्लियर। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसका जो पर्टिकुलर रिपब्लिकन वे है, नो डाउट इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रूव की है, लेकिन यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर लास्ट 70-75 ईयर्स के इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस इंडिया की बात कर रहे हैं जो 5000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन भी माना जाता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो हड़प्पन संस्कृति का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करता हुआ है। उससे भी पहले अगर हम जाएं तो ये एक्चुअली 5000 ईयर्स इसलिए माना जाता है बेटा कि वो प्रूफ के साथ है, बराबर, हिस्टोरिकल प्रूफ के साथ है। अगर हम प्री हिस्टोरिकल एरा की बात करें बेटा तो हमारा इंडियन कल्चर, अगर हम वेदों पुराणों से लेके समझने की बात करें, हजारों साल से जो हमारा इंडियन कल्चर है बहुत ही प्रॉस्परस और रिच रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिच का मतलब सिर्फ अमीर नहीं होता है बेटा, वेल्दी नहीं होता है। रिच यानी कि हर तरीके से बेटा एक तरीके से गोल्डन फॉर्म में होना, चाहे उसका नॉलेज हो, एजुकेशन हो, उसकी एक्सपर्टीज़ हो, उसका स्किल वर्क हो, हर वो चीज़ वहाँ पे बेटर है। उस तरीके का सिविलाइजेशन हमारे कंट्री में डेवलप हुआ। और कहीं ना कहीं इस सिविलाइजेशन के डेवलप होने के पीछे की रीज़न क्या थे बेटा, कि इंडिया एक ऐसा लैंडमास है जहाँ पे बेटा डिफरेंट डिफरेंट लैंड मासेस से अलग अलग ट्राइब्स आती गई बेटा। कुछ ना कुछ ऐसा था, इंडिया हमेशा से ट्रेड ओरिएंटेड कंट्री रहा है। हमारा व्यापार उद्योग हजारों साल से वाटरवे सिस्टम से हम कहाँ कहाँ मेसोपोटामियन कल्चर के साथ करते थे, ग्रीक कल्चर के साथ करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो प्रूफ मिले हैं मोहनजोदड़ो से, उसमें भी हमको उस तरीके के कॉइन्स मिले हैं जिसमें ये पता चलता है, उनके स्टैम्प और कॉइन्स मिले हैं, वहाँ पे हमारे स्टैम्प और कॉइन्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि हम 5000 साल पहले, इवन 8000 साल पहले भी उनके साथ ट्रेड के साथ जुड़े हुए थे। ये कल्चर्स, ये सिविलाइजेशन सेम एज उसी समय मेसोपोटामिया, ग्रीक सिविलाइजेशन, इनके साथ साथ चलता हुआ सिविलाइज्ड ग्रुप था। तो हम समझ सकते बेटा, तो अलग अलग ट्राइब्स जो है बेटा इंडिया में आते गए। इंडिया का ये जो पीसफुल एटमोसफियर है, उसका जो उसके जो कल्चर में जो प्योरिटी थी, बराबर। आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो कल्चर की डेफिनेशन में एक बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस आता है कि कल्चर इज़ द रियलाइजेशन ऑफ सच, चित एंड आनंद, बराबर। हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें कहीं ना कहीं बेटा सच, चित और आनंद की अनुभूति होती है।
तो ये बेटा जो अलग अलग ट्राइब्स आती गई बेटा, ये कहीं ना कहीं भारत में जब आए तो इनको यहाँ पे लगा कि ये बहुत ही सेफ प्लेस है, हजारों साल पहले की बात है। तो ये यहाँ पे ही बस गए। इस वजह से आप देखो हमारे इंडिया के अंदर कितना मतलब अलग अलग ये जो कल्चरल कन्फ्लुएंस जो लास्ट में वर्ड यूज हुआ है ना, ये मल्टी कल्चर की वजह से यूज हुआ है यहाँ पे, कि हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। बाकी कंट्रीज में क्या था कि स्ट्रिक्ट लॉज रूल्स रेगुलेशन कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, वहाँ का जियोग्राफिकल और फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर भी ऐसा रहा होगा कि अगर कुछ लोग वहाँ जाते भी थे तो शायद सस्टेन नहीं कर पाते थे और वहाँ से वो दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन इंडिया एक ऐसा लैंडमार्क उनको दिखाई दिया कि जहाँ पे डिफरेंट, आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो ट्राइब्स के बारे में पढ़ोगे, नेग्रोइड है, एस्ट्रोलॉइड है, आमनोइड है, मोंगलॉइड है, ठीक है, आर्यास थे, द्राविडियंस थे, द्राविडियन जिनको रियल ओरिजिनेटर ऑफ इंडियन कल्चर माना जाता है, बराबर, भारत के जो रियल रहवासी हैं बेटा, मोहनजोदड़ो कल्चर के भी क्रिएटर्स वो माने जाते हैं। तो हम भारत वो मल्टी कल्चरल कंट्री बेटा, और हमेशा भारत का दिल बहुत बड़ा रहा है, जो भी यहाँ पे आया जिसने भी शरण मांगी उसको भारत ने अपनाया है। इस वजह से ये होल हार्टेडली वर्ड यूज हुआ है। दस, impartiality towards all the religion people and race is the peculiar characteristics of India। किसी भी धर्म जाति ज्ञाति, ठीक है, इस चीज में हम भेदभाव में नहीं मानते हैं। इंडिया सेक्युलर नेशन है, ठीक है, ये सेक्युलर वर्ड भले हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1976 में ऐड किया, लेकिन हजारों साल से भारत सेक्युलर ही रहा है बेटा, तभी भारत में इतने सारे धर्म जाति ज्ञाति बेटा एक तरीके से फुलफिल होते रहे हैं। दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ बिकम अ कल्चरल कन्फ्लुएंस। इसीलिए हम मान के चल सकते हैं कि भारत एक कल्चरल कन्फ्लुएंस को बिलोंग करता हुआ बेटा देश है, जिसका कल्चर जो है मल्टी कल्चर है, विविधताओं से भरा हुआ है, विविध विविध संस्कृतियों से फुलफिल ये कंट्री है, बराबर। और ये जो पर्टिकुलर कल्चरल जो कन्फ्लुएंस है बेटा, एक तरीके से ये जो मिक्सचर है, और यही मिक्सचर हमारे कंट्री को इतना ज़्यादा कलरफुल बनाता है, चाहे फिर वो ड्रेस हो, फूड हो, लाइफस्टाइल हो, लिविंग स्टैंडर्ड हो, लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, हर वो चीज़ बेटा जहाँ पे ये कल्चरल कन्फ्लुएंस हमको दिखाई देता है। Even though many natural and man-made induced disasters have taken place, India has constantly continued her progress. The geographical conditions have contributed immensely towards the development and progress of India's culture। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि ये तो कल्चरल कन्फ्लुएंस की बात हुई कि भाई ट्रेड ओरिएंटेड कंट्री था, रिच था, प्रॉस्परस था, तो जो भी आता था उसको यहाँ से जाने का मन नहीं करता था, सब इसी में आते गए और एक तरीके से इस कल्चर को प्रिपेयर करते गए और भारत भारत बन गया इस तरीके का, बराबर। इसीलिए यूरोपियन पीपल्स ने इसको इंडो, इंडो का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग कल्चरल का जो है एक तरीके से मिक्सचर होना, तो उनको भारत में यही दिखाई दिया, इसीलिए इसको नाम दिया गया इंडिया, और इसी वजह से ओशन जो है इंडियन ओशन के नाम से जाना गया। पर भारत की ये जो फिजिक है बेटा, उसका जो फिजियोग्राफी है, उसको प्रिपेयर होने में बहुत सारे नेचुरल और मैन मेड जो डिजास्टर्स है बेटा, उसने एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है। तो यहाँ पे अब हम जाके उसकी जियोलॉजिकल और फिजियोग्राफिकल फिजिक्स को देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे नीचे हमको एक वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है बेटा, आपको ग्लोब दिख रहा है, ग्लोब में आप देख सकते हो कि 7 कॉन्टिनेंट्स है बेटा और 5 ओशंस है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, फिर ये आप देख सकते हो आर्कटिक ओशन, ओके। और ये सारे 5 ओशनिक फॉर्म देख सकते हो। 5 ओशन इसलिए, ऐसे तो आप 4 ही पढ़ते हैं, लेकिन नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक को हमेशा सीबीएसई और आईसीएसई में अलग ही दिखाया जाता है बेटा। और 7 कॉन्टिनेंट्स है, आपको ये सारे कलरफुल कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको दिख रहा है यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यूरोप दिख रहा है आपको, अफ्रीका दिखाई दे रहा है, साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा है, एशिया दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ग्रीन कलर के जो एशियाटिक जो कॉन्टिनेंट का पूरा लार्ज लैंड मास है ना, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, और इस एशियाटिक कॉन्टिनेंट के साउथर्न पार्ट में इंडिया जो है बेटा सिचुएटेड है। वाइट कलर का हमारा फ्लैग दिख रहा है मैप, ओके। तो आप मैप में देख सकते हो बेटा कि जियोग्राफिकली इंडिया लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इट एक्सटेंडेड अप टू द साउथर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अगर जियोग्राफिकल वे में देखे बेटा तो इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। यहाँ पे आपको ये 0 डिग्री दिखाई दे रहा है बेटा, 0 डिग्री क्या है बेटा, इक्वेटर है, 0 डिग्री क्या है बेटा, इक्वेटर है, बराबर। ये इक्वेटर से जो ऊपर का पार्ट है बेटा ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है,
और जो नीचे का पार्ट है इट इज़ अ साउथर्न हेमिस्फीयर एंड इंडिया इज सिचुएटेड इन द पर्टिकुलर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पार्ट। इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड बेटा? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, वर्ल्ड मैप में, ओके। और एशियन कॉन्टिनेंट के, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का पूरा कॉन्टिनेंट है उसका साउथर्न पार्ट है, हम नीचे के साइड है। देखो इक्वेटर से बिल्कुल नियर बाय है क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड स्ट्रक्चर है और हम 8 डिग्री से, इंडिया का लैटिट्यूड स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? 8 डिग्री, 8.4 है, यहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया का फिजिक। और पर्टिकुलरली 8.4 से स्टार्ट होता है बेटा और 37.6 डिग्री पे जाके हम लोकेट होते हैं, बराबर। ये पूरा का पूरा इंडिया का आप लैटिट्यूड स्ट्रक्चर देख सकते हो, ओके। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट पैराग्राफ और इंडिया का जो वर्ल्ड मैप में उसका जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हमने अच्छे से जज किया, ओके। अब जो नेक्स्ट वीडियो है बेटा, पार्ट है, उसमें हम कंप्लीटली इंडिया की लोकेशन, साइज एंड एरिया को इंडिया के मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ओके। थैंक यू।